तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? हमारी तैयारी बहुत पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश रावत जी, आपका टीवी 100 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही रहेगा कि आपकी तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? हमारी तैयारी बहुत पुख्ता तरीके से चल रही है और अब हम 3 सितंबर से परिवर्तन यात्राओं का दौर शुरू कर रहे हैं, जी। जिनके जरिए हम राज्य की जनता से न केवल सत्ता परिवर्तन करने और कांग्रेस को सत्ता में लाने की बात करेंगे, बल्कि ये राज्य के सामने एक सकारात्मक सोच और विकास का कार्यक्रम भी रखेंगे, जन कल्याण का कार्यक्रम भी। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से लगातार पूरे प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इसमें अहम सवाल सर ये भी हो जाता है कि पहले दो पार्टी उत्तराखंड में प्रमुख दल के रूप में सामने आती थी, लेकिन अब जो है वो आम आदमी पार्टी भी यहां पर बीच में आ रही है और दिल्ली मॉडल को लाने की बात कर रही है। देखिए, गुजरात मॉडल की बात कह करके जो व्यक्ति आए और सारा देश उसका खामियाजा भुगत रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, बेरोजगारी चरम पर है और स्वास्थ्य सेवाओं का यह हाल है कि जो कोविड-2 था उसमें दिल्ली और देश के अंदर शमशान घाटों में हमारे भाई बहनों की चिताओं की लाइनें की लाइनें लग गई। तो देश की सारी व्यवस्था चरमरा गई। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों ने गुजरात का मॉडल देख लिया है, तो लोग जो है, जो ये दिल्ली का मॉडल है, इसको, ये मॉडल है क्या? ये मॉडल एक म्युनिसिपल सीमा के अंदर है, एक शहरी सीमा के अंदर। तो उत्तराखंड गाढ़ गधेरों वाला, डांडे खांडों वाला, बड़ी विषम परिस्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है। तो उसमें एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर, शहरी सीमा के अंदर जो मॉडल लागू किया गया, वो कैसे लागू किया? और दूसरी बात यह है कि ये मॉडल है कैसा? इस मॉडल में एक भी नया डिग्री कॉलेज नहीं बना, एक नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना, 7.5 साल में एक नया पॉलिटेक्निक नहीं, ITI नहीं, कोई स्कूल नहीं, कोई बड़ा अस्पताल नहीं, कोई फ्लाईओवर नहीं, कोई सड़क नहीं, बल्कि जो शीला दीक्षित जी के समय की बनाई हुई चमाचम सड़कें थी, ये उनकी मरम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कैसा मॉडल है? विकासहीन मॉडल, रोजगारहीन मॉडल, ये उत्तराखंड में फिट नहीं आ सकता। बिल्कुल, लेकिन सर इसमें एक मुख्य सवाल ये भी आ जाता है कि जब उत्तराखंड की बात होती है तो पहाड़ की बात होती है, रोजगार की बात होती है, जो समस्या है उनकी बात होती है। जिस तरीके से आपने अभी रोजगार का भी जिक्र किया, तो बीजेपी की तरफ से बार बार ये बात बोली जाती है कि उत्तराखंड में लगातार रोजगार दिया जा रहा है, जो शिकायतें लोगों की आती थी उनका निस्तारण किया जाता है, तो आने वाले समय में हम ही सत्ता पर काबिज होंगे। देखिए, कर्मचारी बिल्कुल नाराज पड़े हुए हैं और बेरोजगार नौजवान जगह जगह दस्तक दे रहे हैं, जो अर्ध सरकारी हैं, मतलब जिनको ठेके में रखा हुआ है, जैसे उपनल है, दूसरे कर्मचारी संगठन है, वो अलग हड़ताल पर हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज तो उत्तराखंड जो है प्रदर्शन हड़ताल की राजधानी बन करके रह गया। ऐसी स्थिति के अंदर भाजपा से क्या उम्मीद की जा सकती है? और स्थिति यह है कि रोजगार की बात कही, एक व्यक्ति ने 7 लाख रोजगार दे दिए। जब उनसे पूछा गया 7 लाख नहीं 7 ही हजार गिना दो भैया, कहाँ दिए हैं? तो वो बिना बताए एक दिन चुपके से विदा हो गए। दूसरे उनके बाद वाले आए तो उन्होंने कुछ कम की संख्या, उन्होंने कहा हम इसको 22,000 24,000 लोगों को देंगे। जब हमने कहा भैया तुम 2400 गिना दो, तो वो भी विदा हो गए। कुछ ही दिनों में वो भी मुख्यमंत्री बदल गए। अब तीसरे आए हैं, उन्होंने कुछ हजार का आंकड़ा बताया है। मैं कह रहा हूँ जितने हजार का आंकड़ा बता रहे हो उतने 100 ही कर दो पूरे, हम तो मान लेंगे ना। कहाँ है रोजगार? भाजपा की रोजगार देने की कभी नीति नहीं है। ये तो लोगों के कठिनाइयों और दर्द से कि दर्द को बढ़ा करके राजनीति करने का काम करते हैं।
ये तो लोगों को नशा देते हैं ताकि उस नशे में आकर के लोग वोट दे दें और इनका काम चल जाए। तो अब लोग ये हकीकत समझ गए। इन्होंने जो नशा दिया उस नशे से देश को कुछ मिला तो है, लोगों को कुछ मिला तो है, तो लोग उस भ्रम को आप समझ चुके हैं कि भाई ये तो खाली नारा देकर के एक नशा पैदा करते हैं और आप लोग इनके उस नारे के भ्रम में उनके उसमें नहीं आ। ठीक है, लेकिन ऐसे में हरीश रावत जी एक खास सवाल ये भी यहाँ पे सामने आता है, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत सरल है, आप अपनी बात को बड़ी स्पष्ट रूप से रखते हैं, लेकिन जब आप लोग सत्ता में थे तो आप लोगों ने काम किया, जनता ये बात को मानती है, लेकिन फिर ये जब बीजेपी यहाँ पे आती है तो स्थिति बिगड़ी क्यों, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए, इस समय होता है, लोग उस समय एक नशे में आ गए। मोदी जी एक नशा थे, खुद अपने आप में नशा थे। उन्होंने जब कब्रिस्तान, शमशान घाट और ईद, दिवाली, लोगों के पहनावे पे, खान पान पे टिप्पणियां करनी शुरू की और कुछ ऐसी बातें कही, तो उससे एक लोगों में एक उन्माद जैसा पैदा कर दिया। उस उन्माद में 2017 का वोट हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि 33.5% लोगों ने, बल्कि कांग्रेस को वोट दिया और हमारा वोट जो 2012 में सत्ता में लाया था वो तब भी इंटैक्ट था। और इस बार तो सत्ता विरोधी रुझान है, हमको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सर आप जो परिवर्तन रैली निकालने की बात कह रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन रैली निकाली जाएगी, तो क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या कुछ इसमें खास रहेगा? परिवर्तन रैली में हम दो बातें करेंगे जी। एक तो हम भाजपा के जो कुकृत्य हैं उनका पर्दाफाश करेंगे जी। और दूसरी तरफ हम राज्य के लोगों को बताएंगे हम सत्ता में आएंगे तो हम क्या करेंगे। हम एक रचनात्मक रोड मैप रखेंगे, हम घृणा पर आधारित प्रचार नहीं करेंगे, हम विकास पर आधारित, लोक कल्याण पर आधारित, युवा कल्याण, महिला कल्याण पर आधारित बातें करें। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में सर जनता आपको सुन रही है, आप एक बार जरूर बता सकते हैं यहाँ पर क्या कुछ रहेगा खास इसमें? मैंने कहा ना कि यही बातें हमारी प्रचार का मुद्दा रहेंगी। इसमें हम इसके माध्यम से हम युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे, महिलाओं को अपने साथ जोड़ेंगे और उन वर्गों को जोड़ेंगे जो दूसरे वर्ग जो है उस भाजपा के नशे में उस समय उनके साथ आकर के खड़े हो गए थे। हम उनके सामने पिक्चर साफ रखेंगे। आज राज्य के अंदर सर्वाधिक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर, 3 मुख्यमंत्री दे दिए 5 साल के अंदर, विकास के नाम से डबल इंजन ठप पड़ा हुआ जी। कोविड के अंदर हमारे भाई बहन बिना इलाज के मौत के घाट चले गए जी। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं उससे सब लोग कोविड-3 के लिए भी चिंतित हैं और भाजपा केवल लोगों के कष्ट में भी पैसा बनाने में लगी रही। इन लोगों ने कुंभ के अंदर एक बड़ा भारी टेस्टिंग घोटाला किया, उसमें सब भाजपा के लोग सम्मिलित थे और मुझे तो लगता है कि उसको कोई संरक्षण उस समय प्राप्त था जिसके जरिए इतना बड़ा घोटाला हुआ, हमको पर्याप्त सारी दुनिया देश के सामने कलंकित कर दिया। महंगाई इतनी चरम पर देश का कष्ट इतना हो गया, इसलिए अपना जीवन कैसे चलाएंगे, ये बड़ा कठिन काम हो गया। तो ये सब चीजें हैं, तो हम इसके तुलना में हम किस प्रकार से स्थिति को सुधारेंगे, एक अच्छी सकारात्मक सोच वाली विकास परक युवा और महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, कमजोर अल्पसंख्यकों, कमजोर बहुसंख्यकों, इन सबके साथ लेकर के उनकी भलाई के, लोक कल्याण के कार्यक्रम करने वाली सरकार लेने की बात करेंगे और हम लोगों को जोड़ेंगे, सकारात्मक सोच में लोगों को जोड़ेंगे।
बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरीके से अभी जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, जब वो मुख्यमंत्री बने, साथ ही साथ आवास में अपने जाते हैं, तो विशेष पूजा अर्चना वहां पर की गई थी कि आने वाले समय में वो लंबे समय तक वहां पर रह सकें और कोई परेशानी ना हो। तो कहीं इसका मतलब ये तो ना समझा जाए कि आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर वो पूजा अर्चना की गई है, उसका फल उनको 2022 में मिलेगा? पूजा अर्चना का सबसे अधिकार बिल्कुल। लेकिन ऐसे में जिस तरीके के सर प्रयास लगातार यहां पर हो रहे हैं, ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार जनता आपके ऊपर भरोसा कर पाएगी? चलिए ठीक है सर, आपकी अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क साधने का कोशिश किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आप सुन रहे थे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। साफ तौर पर उन्होंने ये बात का जिक्र किया है कि 2022 के रण को लेकर लगातार पूरे प्रयास यहां पर किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अहम मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान में उतरने वाले हैं, कसरत यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ जो परिवर्तन रैली निकाली जा रही है, उसको लेकर भी उन्होंने बताया है कि आखिरकार जनता इस बार कांग्रेस पर साथ देगी। साथ ही साथ तमाम मुद्दों को लेकर भी बातचीत उन्होंने की। लेकिन जिस तरीके से आपने सुना कि जो अहम मुद्दे हैं यहां पर, वो रोजगार है, कोविड काल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई थी उसको सुधारना है, तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत किया। और एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आप लोगों की तरफ से प्रयास किए गए हैं, आपने अभी कोविड काल का जिक्र किया कि कोविड काल में जो स्वास्थ्य सेवा है वो चरमरा गई थी। तो सर, जब कोविड काल की अभी थर्ड वेव भी आने वाली है, तो आप लोगों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पे आएगी सामने कि अब बीजेपी की तरफ से कुछ सुधार किया गया है या अभी भी नहीं किया गया? नहीं, अभी भी कुछ नहीं, खास से कुछ सुधार ही नहीं है। मैं 1.5-2 महीने पहले वार्न कर चुका हूँ सारे राज्य, संभावना लगती है और फिर से केसेस देश के अंदर बढ़ रहे हैं। इसलिए हम छोटे राज्य हैं, अभी से तैयारी कर रहे हैं, मगर कोई तैयारी होती तो दिखाई नहीं दे रही। भाजपा में तो केवल चुनाव की तैयारियां चल रही है, तो उनको लोगों की जान से कोई मतलब नहीं, 4.5 साल विकास से कोई मतलब नहीं रहा, जन कल्याण से मतलब नहीं रहा। अब केवल चुनाव कल्याण जिसमें उनके वोट बढ़ जाए, उसके लिए नाना प्रकार की नीतियां, नाना प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर, जिस तरीके से अभी 2022 का जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा अहम उत्तराखंड में माना जा रहा है, जिसके लिए जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, दौरे कर रहे हैं, साथ ही साथ सभी लोगों से मुलाकात करके जनता को साधने का एक मंत्र भी दे रहे हैं। वो देखिए, सबको देना चाहिए मंत्र, अच्छी बात है, लेकिन जेपी नड्डा जी को मालूम है कि उनके बच्चों के पास, जिनको जो उनकी पार्टी के लोग हैं, उनके पास कोई समझ नहीं है, इसलिए वो राजनीतिक समझ देने के लिए आए हैं कि तुमने मूर्खों ये 4.5 साल बेकार कर दिए, अब हम इस अकल पर काम करो। लेकिन कांग्रेस पार्टी अनुभवी पार्टी है, हमारे सब स्थानीय नेता अनुभवी हैं और सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं और सब परिवर्तन के नारे को सार्थक करने पर एकजुट होकर के काम। बिल्कुल सर, अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो आप लोग की तरफ से सबसे पहले क्या कुछ काम किए जाएंगे उत्तराखंड वासियों के लिए? देखिए, हम पहला कदम जो उठाएंगे वो राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या क्या उपाय किए जाए और साथ साथ बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाए, जिसमें जो है रिक्त पड़े हुए पदों को भरना और हर कार्य में किस प्रकार से लोगों को कितनी नौकरियां मिलेंगी उसका आकलन करना संभव। बिल्कुल। लेकिन सर, सबसे इसमें जो बड़ा सवाल यहां पर उठता है वो ये उठता है कि अगर आप लोग 2022 में काबिज होते हैं सत्ता में, तो आपकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा? कि दुल्हन वही जो पिया मन भाव। जी, मैंने बता दिया, लोकतंत्र में, हेलो जी सर बोलिए। लोकतंत्र में वही दुल्हन है जो पिया के मन में भा जाए। बिल्कुल सर, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक?
हाँ आ रही है। जी सर, तो जिस तरीके से सर मेरा सवाल था कि आने वाले समय में अगर आप लोग सत्ता में काबिज होते हैं तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार या चेहरा कौन होने वाला है? मैंने कहा नहीं कि दुल्हन वही जो पिया मन भाव, जनता जिसके लिए राय रखेगी जी वही हमारे राज्य का मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस। बिल्कुल, लेकिन सर जब हम लोग बीजेपी के प्रवक्ताओं और नेताओं से बातचीत करते हैं तो लगातार वो लोग ये बात कहते हैं कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ सड़कों पर उतरना वो लोग जानते हैं, और महंगाई का जो मुद्दा लगातार कांग्रेस उठा रही है, उनके समय में भी महंगाई थी लेकिन वो चीज वो भूल गए हैं। हमारे समय में जो है 49 जब 45 रुपए थे तेल के दाम बढ़े थे, पेट्रोल डीजल के, तो भाजपा ने जो है हम पर हमला बोला था, गैस के सिलेंडर लेकर के सड़कों पर उतरे थे। जब 500 450 रुपया गैस के सिलेंडर के दाम हुए थे तो गैस सड़कें जाम करने का काम किया था। आज 1000 रुपये में गैस का सिलेंडर खरीदना पड़ा। आज पेट्रोल और डीजल के दाम 100 पार कर गए। हम तो समझ रहे थे कि आडवाणी जी को के प्रेम में ये आडवाणी जी की उम्र के बराबर तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, अब इन्होंने तो सैकड़ा पार कर दिए। अब तो लगता है कोई और लक्ष्य इनका, उनकी उम्र के बराबर बढ़ाने जा रहे हैं। जनता बिल्कुल त्राईमाम कर रही है। खाने के तेल के दाम देखिए, और खाने का तेल के अधिकांश जो है जो काम है वो इनके प्रिय अडानी के पास है। तेल खाने के तेल के दाम दुगने से ज्यादा बढ़ गए। दालों के दाम क्या कहाँ पहुंच, दूसरी चीजों के दाम कहाँ पहुंच गए। आम आदमी के लिए आज असंभव हो गया है अपनी रोजी रोटी को पालना, काम करना। इसलिए मुझको कहना पड़ा कि सत्ता में आएंगे तो हम 200 रुपया पर परिवार गैस सब्सिडी के रूप में प्रति माह देंगे हम, जबकि मैं ये सब्सिडी कल्चर में ज्यादा विश्वास नहीं करता। हमको कहना पड़ा हम बिजली 100 यूनिट पहले साल में फ्री देंगे और 2 साल में 200 यूनिट फ्री देंगे। तो ये इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि जनता के लिए, आम आदमी के लिए आज अपने जीवन क्रम को चलाना मुश्किल हो गया जी। ये तो केवल 10-15% लोगों की सरकार है, 12 ऑफ लोग नहीं। इसमें आप देखिए आमदनी किसकी बढ़ी है, आपकी घटी, मेरी घटी, दूसरों की घटी, व्यापारियों की घटी, छोटे छोटे कारोबारियों की घटी, कारखानेदारों की घटी, सरकारी नौकरियों वालों की घटी, सबकी वार्षिक आय में गिरावट आई। केवल अडानी और अंबानी की और पूंजीपतियों के पूंजी में कई परसेंट की, कई 100% की वृद्धि हुई है। तो ये कुछ ही लोगों की, चंद चुनिंदा लोगों की सरकार जी। इसका आम लोगों से, देशवासियों से कोई वास्ता नहीं। बिल्कुल, चलिए ठीक है। हरीश रावत जी, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर आपने अपनी बात यहाँ पर रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर सुन रहे थे, यहाँ पर